Assalamu alaikum to everyone. I welcome all. We are nearly 21. So 20 students have joined today class. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So today we are going to start new topic, that is SMPS. Anyone student can ask any question in between that. कोई भी बच्चा जिसको समझ नहीं आएगी वो बीच में पूछ सकता है, ठीक है? He can unmute his voice or her voice and can ask. Okay, we should have a live interactive section. तो ये हमेशा interactive होना चाहिए, जो क्योंकि ये online section है. So we should make it that same as a classroom lecture. Okay, so SMPS means switched mode DC पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है? पावर सप्लाई आर सप्लाईज. सो मैंने जो ये टॉपिक है ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूं 2 लेक्चर से. एक तो मैं नेडमोहन बुक है, नेडमोहन चैप्टर 10. सेकेंड YouTube lecture or NPTEL lectures by Professor G. Bhuveshwari, IIT दिल्ली. तो इन 2 चीज को मैं अभी रेफर कर रहा हूं एज मटेरियल फॉर टू टीच यू. ओके, तो आप भी दे सकते हैं. अब पहले जरूरत है कि स्विच मोड डीसी पावर सप्लाई है क्या, एसएमपीएस. आपको पता है इसकी बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है ना? आपका जो सप्लाईज है किसकी, कंप्यूटर की सप्लाई. आपने अगर कंप्यूटर देखा होगा तो जो उसका सीपीयू होता है, सीपीयू में स्टार्टिंग में ही एक बॉक्स होता है एल्यूमिनियम का. किसी ने देखा है? छोटा बॉक्स होता है, उसपे मल्टीपल वायर्स निकलती रहती है, मल्टीपल वायर्स. तो जो ये जो बॉक्स है दैट इज एसएमपीएस, ठीक है? स्विच मोड पावर सप्लाई. वी कैन हैव डिफरेंट वोल्टेज एंड मोर ओवर दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम इनपुट सप्लाई. सुहेल, सुहेल, यस सर. आपने देखा कभी कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एक स्टार्टिंग में एक बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई. जी सर. आपने कुछ पता है इसके बारे में? नो सर, सॉरी. किसी को पता है, किसी ने पता है कुछ कंप्यूटर के बारे में? अब मैं ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर में कुछ चीजें 5 वोल्ट पे चलती है, कुछ 10 वोल्ट पे, कुछ 15 वोल्ट पे, डिफरेंट वोल्टेज पे चलती है. मोर ओवर उसको कांस्टेंट वोल्टेज भी चाहिए. इट शुड नॉट बी पल्सेटिंग, ठीक है? तो इसमें क्या है कि एक्चुअली स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है? फर्स्ट चीज क्या है? इट इज रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई.
ठीक है, किस लिए होती है? नीडेड फॉर मोस्टली एनालॉग सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स में भी यूज होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में भी होता है यूज, क्योंकि हर जगह सप्लाई की जरूरत है और डीसी पावर सप्लाई की जरूरत हर जगह है, और वो भी जो भी रेगुलेटेड। ठीक है, ये भी हम समझेंगे रेगुलेटेड मतलब क्या हुआ। तो ये पहली कंडीशन है, जो ये एसएमपीएस क्या है, इट इज ए डीसी पावर सप्लाई needed for mostly analog and digital electronic systems. They are designed so they are designed to meet following requirements. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट? पहली, रेगुलेटेड आउटपुट, मींस इनपुट अगर चेंज भी हो जाए आउटपुट पे 5 वोल्ट आना चाहिए, कुछ भी करके विद इन एक टॉलरेंस तो होगा ना, विद इन ए स्पेसिफाइड टॉलरेंस। Okay. Second point is it should have isolation between input and output, electrically isolated होना चाहिए। From the input. ओके, ये होना चाहिए। थर्ड जो है, इसमें मल्टीपल आउटपुट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे वोल्टेज हमें अगर चाहिए या करंट चाहिए, जैसे आपकी रूम अब लैब में देखो, आपको पावर सप्लाई भी नहीं होती है, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, आपको उसमें करंट भी निकल सकती है, वोल्टेज भी निकल सकती है, सब कुछ निकल सकती है। ठीक है ना, बट दीज टर्मिनल जो आउटपुट मल्टीपल टर्मिनल्स हैं वोल्टेज और जो करंट के हैं, दे शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो so multiple outputs and they can be current or voltage outputs। ठीक है, ये रिक्वायर करती है कि हमें है क्या उस सिस्टम में। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं जिनको पावर सप्लाई की जरूरत है, सेंसर्स है, मॉनिटर्स है, फिर आपको डिस्प्ले चाहिए, आपको फिर डिफरेंट कीज के लिए पावर सप्लाई चाहिए, सिग्नल्स के लिए चाहिए, मैच सिग्नल्स को पास कराना है हर जगह। तो ये चीज सारी, ये 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हमारी है। एक तो रेगुलेटेड आउटपुट होना चाहिए, दूसरा आइसोलेशन होना चाहिए। तो आइसोलेशन का फायदा क्या है? अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, दिस इज आवर ट्रांसफार्मर। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, देयर आर नो कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। So how this transformer is different to this isolation transformer? ये हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कोई भी। अब क्या है, आइसोलेशन, इसको बोलते हैं, इसमें जो यूज होता है दैट इज होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जो एसएमपीएस में ट्रांसफार्मर यूज होता है फॉर आइसोलेशन, दैट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या करते हैं हम कि जो सेकेंडरी साइड है ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, इट इज नॉट ग्राउंडेड। प्राइमरी को क्या करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं।
ठीक है। अब क्या होता है कि वी नो दैट XC इज इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहां पे कैपेसिटर लगाओ, लेट्स सपोज हमारा कैपेसिटर लगा है, तो XC इज, देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही क्या होगा, इंपेडेंस कम होगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होंगी उनको क्या करेगा, ये बाईपास करेगा। दूसरी चीज है, जब ये सेकेंडरी साइड ग्राउंड नहीं है, अर्थ नहीं है, तो आपको शॉक लगने का कम है। यू हैव लो शॉक्स, लो पावर सर्जेस ऑन सेकेंडरी साइड। और भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी साइड फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा, प्लीज आप भी थोड़ा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा ये। प्लीज आप थोड़ा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पूछूंगा व्हाट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये आपको होमवर्क है, हाउ इट वर्क्स, क्या करता है, क्योंकि डिफरेंट, मैं तो एक तो मैंने फ्रीक्वेंसी की बात दिया है, और कोई फॉल्ट आता है तब भी वो सेकेंडरी में नहीं जाता है। ओके, तो सेकेंडरी इज आइसोलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी, ये भी होना चाहिए। थर्ड जो हमारा जो है इस SMPS इसमें होना चाहिए, दैट इज मल्टीपल आउटपुट्स, बिकॉज हमें डिफरेंट सेंसर्स है, 5 वोल्ट के, 10 वोल्ट के, 15 वोल्ट के, तो डिफरेंट प्लेस हमें ये चाहिए। ठीक है, तो दिस इज SMPS। और हमारा मेन गोल क्या है इसमें, मेन गोल्स क्या है, एक तो आप देखा होगा कि डे बाय डे साइज रिड्यूस हो रहा है, पावर सप्लाई का भी और हमारे सिस्टम्स का, कंप्यूटर का भी साइज डिक्रीज हो रहा है। इट इज ओनली ड्यू टू दीज थिंग्स। ठीक है, सो मेन रिक्वायरमेंट इज टू रिड्यूस पावर सप्लाई साइज एंड वेट, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, तो हम चाहेंगे इनका साइज भी रिड्यूस हो जाए। सेकंड इज इंप्रूव एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी का फायदा दो तरीके से है। तो अगर लॉसेस कम हुआ मीन्स क्या हुआ, एफिशिएंसी विल इंप्रूव, मोर ओवर हीटिंग विल बी लेस। अगर ये लॉसेस अगर हमारे रिड्यूस हो गए मीन्स क्या हुआ, हीटिंग लॉस भी कम हो गया, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई। तो मीन्स कि हमारा गोल ये भी है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना या लॉसेस को रिड्यूस करना। इसका मतलब ये हुआ, लॉस रिड्यूस मीन हीटिंग, गर्म कम होगा वो। ठीक है, तो ये दो मेन चीज है जो SMPS में हमने देखा है। अब बोलोगे इससे पहले क्या यूज होता था, SMPS से पहले क्या यूज होता था? कन्वेंशनली वी हैड लीनियर पावर सप्लाईज बोलते थे उनको, लीनियर पावर सप्लाईज, ये होती थी वो पहले। तो बट ड्यू टू एडवांसमेंट, एडवांसमेंट किसमें हुई, SMPS क्यों, इसके बाद क्या आया SMPS क्यों आया, एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इनका साइज कितना होता था, लार्ज, वेट ज्यादा होता था, उठाने में भी मुश्किल हो जाता था, और एफिशिएंसी बहुत ही कम होती थी। और ये सारी चीजें जो शॉर्टकमिंग्स थी वो SMPS में इंप्रूव हो गई। तो किस वजह से हुई, एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। और दूसरी क्या हुआ, स्मॉलर साइज। मैं बोल सकता हूं स्मॉलर साइज तभी यूज हुआ बिकॉज इसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर डाला। वो भी पढ़ेंगे व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। पहले नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज होता था, SMPS में क्या यूज होने लगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका साइज छोटा होता है और वेट भी कम होता है। वो मैं बताऊंगा थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, बट
You should understand this one. And they are, due to these advancement, they are much efficient. Which device? That is SMPS. Then linear power supply. So these are the, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया इसके बारे में स्विच मोड पावर सप्लाई का, ठीक है। तो इसमें फिर क्या गया कि जो स्विच मोड पावर सप्लाईज हैं उसमें बहुत सारे कन्वर्टर्स यूज हुए। तो मैं कुछ कन्वर्टर्स का नाम लूं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फ्लाई बैक कन्वर्टर और फॉरवर्ड कन्वर्टर, पुश पुल, ये हमने पढ़ने हैं। हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, हाफ एंड फुल ब्रिज, ये कन्वर्टर्स जो हैं सारे। आप मुझे कोई बता सकता कि आपने कौन कौन से डीसी डीसी कन्वर्टर्स अभी तक पढ़े हैं? एनीवन? जो सीखना चाहता है वो अनम्यूट वॉइस करके मुझे बोल सकता है। ये हमने पढ़ी बक बूस्ट और बूस्ट कन्वर्टर। हाँ, बक बूस्ट और बूस्ट कन्वर्टर। हाँ, कक भी पढ़ा हमने, कक कन्वर्टर भी पढ़ा हमने। आप पता है ये जो चारों कन्वर्टर थे दे आर नॉन आइसोलेटेड। व्हाई? सर बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हाँ, देयर इज नो ट्रांसफार्मर इन बिटवीन दैट, ठीक है ना। दे आर नॉट आइसोलेटेड, ठीक है ना। तो दीज कन्वर्टर आर नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, एसएमपीएस का साइज भी कम हो जाए और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि शॉक ना लगे। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उनको शॉक ना लगे हमें। सो वी कम अप फॉर दिस कन्वर्टर, जो मैंने बोला फ्लाई बैक, फॉरवर्ड, पुश पुल, जो जितने भी हैं। बिफोर दैट मैं आपको लीनियर पावर सप्लाई कैसी होती थी मैं उसकी डायग्राम बनाना चाहता हूं। मैं लीनियर पावर सप्लाई, सो जो उनकी डायग्राम होती थी, हमारे घर में वोल्टेज क्या आती है, या कहीं भी सिंगल फेज और 3 फेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज आती है, लाइन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और हम क्या करते थे पहले यहाँ पर, इसके बाद क्या लगाते थे, टू स्टेप डाउन दैट वोल्टेज, क्योंकि हमें 5 वोल्ट या 10 वोल्ट की जरूरत होती। दिस इज 230 वोल्ट एसी फॉर सिंगल फेज। और इसके करने के लिए क्या करते थे, हम ट्रांसफार्मर लगाते थे और इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। आफ्टर दैट वी हैड ए रेक्टिफायर, बिकॉज दिस एसी, यहां भी एसी है बट हियर मैग्नीट्यूड इज लेस एंड वी नीडेड रेक्टिफायर। इसको हम किस में चेंज करते थे, डीसी में। डीसी में चेंज करने के बाद दिस वाज ए पल्सेटिंग, दिस इज पल्सेटिंग नाउ, सो वी नीड filter, we put a filter here, so we got some constant voltage of nearly VD, ठीक है। so after that we had a switch, यहां पे स्विच होता था और मतलब BJT, that's for this is BJT, ठीक है। after that we had load, this is our load और ये ऐसे कनेक्ट था, and this is V out is this one, plus minus V naught, this is R, okay. So here the current will flow I naught, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे, एक बेस कंट्रोल करते थे, बेस कंट्रोल, ठीक है। इसको बेस कंट्रोल करने से कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते थे हम। तो इट्स सिग्नल जो आता था, इसका जो इनपुट है दैट विल बी एरर एम्पलीफायर से, एरर एम्पलीफायर से लगाते थे, एम्पलीफायर। इसका इनपुट क्या होता था, एक V नॉट जो हमने सेंस किया प्लस V नॉट रेफरेंस।
इन दो का डिफरेंस करके, प्लस माइनस डिफरेंस करके एरर निकलता, उसको कंपेयर करते थे साटूथ वेव से, उससे पल्स जनरेट करते थे बेस के लिए। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर पावर सप्लाई। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ये ट्रांसफार्मर है ये 50 हर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, तो इस सर्किट की देखो, पहले बताऊं लीनियर पावर सप्लाई का काम क्या, पहले फिर बात बताऊंगा मैं। हमने क्या किया, पहले हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज किया, एसी को ही, फिर हमने रेक्टिफाई किया बट इट इज पल्सेटिंग, उसके बाद ये लगाया स्विच लगाया, इसके बाद ये हमने कैपेसिटर लगाया टू फिल्टर आउट दैट हार्मोनिक्स, ओके, और रिपल्स, so we got the constant DC voltage. After that we put a switch here, ठीक है, BJT switch, और जो BJT switch है it will work on, जब ऑन होगा तो ऑफ होगा, ठीक है ना। एक्चुअली इट एक्ट एज ए वेरिएबल, ये क्या हमारा है, एमीटर कलेक्टर, तो यहां पे क्या होगा, एक इट विल एक्ट एज ए वेरिएबल रजिस्टर। जो बिहेवियर इसका होगा जब हम कंट्रोल करेंगे, इट विल, इसका गेन हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो बेस का करंट जब हम कंट्रोल करेंगे बेस्ड ऑन दैट वन, इट विल एक्ट एज ए वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, और इसकी वजह से हम क्या आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस ड्रॉप करेंगे वोल्टेज को, वी विल ड्रॉप द वोल्टेज, ठीक है। तो ड्रॉप करने से क्या हुआ, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज विल बी दिस वोल्टेज, जो हम चाहते थे। अब इसमें दो मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं। फर्स्ट, ए लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड। सो लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, आर लार्जर इन साइज होता है, साइज एंड वेट, ठीक है। सेकंड, जो इसमें प्रॉब्लम होती है, जो ट्रांजिस्टर है ऑपरेट इन इट्स एक्टिव रीजन में काम करता है। तो एक्टिव रीजन से क्या होता है, जब एक्टिव रीजन में होगा, इसकी वजह से लॉसेस बहुत ही ज्यादा। हेलो, वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको प्लीज इन कीजिए अलाउ। मुझे दिख नहीं रही वेटिंग में कहीं भी। हाँ, आ रहा, ठीक, सॉरी। सो जब हमें ट्रांजिस्टर, हम एक्टिव रीजन में काम कराएंगे दिस ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो इट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर एक्चुअली। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस द एफिशिएंसी इज नियरली 30 to 60%, ठीक है। सो इट इज ए लॉस, you understand my point? So this is a loss. So these overall efficiency of these linear power supplies is 30 to 60%, ठीक है। So these are the some of the shortcomings of the linear power supply. कौन कौन सी, एक तो ये लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, दूसरा जो है ये सेकंड पॉइंट, एक्चुअली सॉरी, दिस सेकंड पॉइंट, कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एक्टिव रीजन, इसकी वजह से लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। हम ड्रॉप करेंगे इसको, जब ड्रॉप हो गया देयर विल सम करंट विल फ्लो, सो देयर विल बी लॉस। सो ओवरऑल इसमें क्या हो जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका साइज क्यों ज्यादा होता है, वेट क्यों ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस आवर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से। अब एक ही चीज में फायदा है कि इसमें सर्किटरी जो हमारी थी सिंपल थी, इसमें लीनियर पावर सप्लाई में, और कॉस्ट तभी लो होगी, इसमें हम वही यूज होंगे जहां इसकी वाटेज 25 वाट से अगर कम होगा, तब इससे फायदा है, देन इट इज एडवांटेजेस। अगर इससे ऊपर हो गया तो इकोनॉमिक्स विल नॉट बी गुड, ठीक है। ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट है विल बी मोर,
कॉस्ट का जो है with respect to wattage है, it will be very more as compared to SMPS. और एक चीज और एडवांटेज इसमें थी हमारी लीनियर पावर सप्लाई में, इसमें EMI प्रॉब्लम नहीं है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पे तो काम ही नहीं करते हैं, तो देयर इज नो EMI प्रॉब्लम विद अदर इक्विपमेंट्स. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है इसमें विद रिस्पेक्ट टू अदर इक्विपमेंट्स. Whereas this our जो SMPS है, it has these problems which EMI problem. पर उससे पहले मैं SMPS से जाने के लिए, उससे आगे जो स्विच पावर सप्लाई को अंडरस्टैंड करने से पहले we'll understand something about हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर. कैसे इसका साइज रिड्यूस होता है. अगर एक सिंपल सर्किट आप याद करोगे, लेट्स सपोज दिस इज DC वोल्टेज और यहां पे एक स्विच है और यहां पे एक रेजिस्टर है और दिस इज like this one. So here we can take this is voltage as V out and this is V in and this is switch. Okay, 1 minute. अब यहां पे जो हमारा स्विच है, इट डज नॉट वर्क इन एक्टिव रीजन. ओके, तो यहां पे जो ये इट विल एक्ट एज ए 1 and 0. ठीक है, तो यहां 1 हो सकता है, यहां 0 हो सकता है, यहां तो ऑफ ही हो जाएगा. वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं थी, हम बेस को बढ़ाते उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता था उसका, तो ड्रॉप हो जाता था. यहां पे क्या, यहां तो ऑन ही रहेगा, यहां ऑफ हो जाएगा. हम इस रीजन में इसको काम करा रहे हैं. ठीक है, तो वो रीजन क्या होगा वो आपको मैंने पूछना है नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, यू हैव टू स्टडी द BJT की कौन कौन से रीजन्स होते हैं, किस रीजन में इट विल एक्ट एज ए स्विच. ओके, सो हियर हमारा काम ये नहीं अभी तो अंडरस्टैंड डिफरेंट. दिस इज I1 एंड दिस R. जब तक स्विच ऑन नहीं होगा, लेट्स सपोज स्विच इज ऑफ टिल नाउ, दिस टाइम तक यहां तक ऑफ है. जो ही ऑन हो गया स्विच एट दिस पॉइंट, when switch is on, okay, the switch on होगा, current will flow, that current will be V naught by R or V in by R. so this is our current. अगर मैं इस सर्किट में आप क्या करूंगा, एक after this resistor I will connect one inductor. Okay, resistor and this is inductor and the switch is same V in and this is V out. अब क्या, जो ही हमने ऑन किया, ये इंडक्टर क्या करेगा, इसको राइज एडप्टिव नहीं होने देगा. इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट विल अपोज सडन चेंज. ठीक है, तो स्लोली दिस विल राइज टिल इसका सैचुरेशन ना हो जाए. ठीक है, तो ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी. सेकंड चीज, अब वही अगर हम, ठीक है क्लियर हो गई चीज, ये DC में है. अब क्या हो गया कि जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है उसमें क्या है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर है. अब DC में लगा रहे हैं, एक चीज मुझे बताओ, DC आप सप्लाई दे सकते हैं हम ट्रांसफार्मर को? Can we give DC supply to transformer? No sir, वो फायदा ही नहीं है, तो वो बर्न आउट हो जाएगा. ठीक है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, अब क्या होता है, हमें ये इनपुट सप्लाई है, इसके बाद एक स्विच होता है. ठीक है, तो दिस इज आवर ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये स्विच है. लेट्स सपोज इनपुट इज DC, जो इनपुट क्या है इसका, DC. रेक्टिफायर करने के बाद क्या होगा, वी हैड DC सप्लाई. अब DC सप्लाई को क्या करना हमने है, इसको हमने AC जैसा बनाना है. साइनसॉइडल तो नहीं होगा, बट इट विल अल्टरनेटली इट विल चेंज. अब देखो ये चीज है,
स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या किया हमने, स्विच को ऑन किया इतना, यहां पे ये हमारा है। सेकंड में क्या किया मैंने, इस टाइमिंग को रिड्यूस किया। ओवरऑल जो है टाइम पीरियड पहले यहां तक टी तक था, अब मैं टाइम पीरियड के यहां तक रखा मैंने, यहां तक। तो ओवरऑल सॉरी नो, अब मैं इसको यहां तक रखूंगा टाइम पीरियड। अब देखो यहां पे, अब ये ट्रांसफार्मर है, जो ही हमने स्विच ऑन किया ये शॉर्ट हो गया, जो ही शॉर्ट हो गया ये, तो वी हैव वोल्टेज। तो हमारी वोल्टेज क्या मिली, ये वाली वोल्टेज मिली। जो ही हमने ऑफ किया फिर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिली हमें ट्रांसफार्मर को। सो वी हैव अल्टरनेटिंग वोल्टेज नाउ हियर, ठीक है। अल्टरनेटिव वोल्टेज मींस अल्टरनेटिव करंट। सो यहां पे क्या हमें याद है आपको, जब हम बेसिक्स पढ़ते थे, ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसमें करंट प्रोड्यूस होती है, और एनआई बोलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दिस ईएमएफ, एमएमएफ। सो हियर वी इट विल क्रिएट, व्हाट इट क्रिएट, इट विल क्रिएट फ्लक्स। ये कंसेप्ट हमारा था, ठीक है। तो जितनी ज्यादा करंट उतने ही फ्लक्स ज्यादा, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, सो हियर अब देखो क्या होता है, जो ही हमने ऑन किया इस स्विच को तो इट विल स्टार्ट टू राइज। अगर लेट्स सपोज ये ऑन, ये हम नहीं करते, कौन सा, ये ऑन ऑफ नहीं करते, ये कंटिन्यू राइज होता जब तक ये सैचुरेट ना हो जाता, ठीक है। बट हमने क्या किया, इसके बाद ऑफ किया, तो वोल्टेज को ऑफ मींस मतलब क्या हुआ, करंट ऑफ, तो फ्लक्स विल, इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ये क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। अगेन हमने क्या किया, और वोल्टेज दी, इट विल इंक्रीज। अब जो नेक्स्ट साइकिल में जो देखो, फ्रीक्वेंसी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही टाइम पीरियड कम। अब हमने क्या किया, टाइम पीरियड कम हो गया, पहले इतना टाइम पीरियड था, अब क्या हो गया, इतना रहा। सो इट मींस फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। आपको पता है जो हमारे डीसी पावर सप्लाईज हैं जितनी है, फ्रीक्वेंसी गो गेन अप टू 20 किलो हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। इतनी फ्रीक्वेंसी हम तो 50 साइकिल के लिए कर रहे थे 20 मिली सेकंड के लिए। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट में क्या हुआ, जो ही हमें ऑन किया वोल्टेज को, स्विच को ऑन किया, तो दिस करंट विल राइज और फ्लक्स विल राइज। ये दोनों चीज एक ही चीज है, ठीक है। सो जो ही करंट, जो ही ऑफ किया तो अगेन डिक्रीज हो गया। एक चीज है, सॉरी सॉरी, अब इतना जितना यहां राइज होता है ना उतना यहां नहीं राइज होता, बिकॉज क्यों नहीं राइज उतना होगा, बताओ, कोई बता सकता है। सर टाइम लगेगा ना उसकी वजह हाँ से। टाइम लगेगा उसको, ठीक है ना। अगेन इसको टाइम लगेगा। अगेन यहाँ पे देखो नेक्स्ट साइकिल, अब हमने क्या किया, टाइम पीरियड को और रिड्यूस किया, मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। इसमें क्या होगा, ये और कम हो जाएगा। ये इसका सॉरी, टाइम पीरियड ये हो गया इसका, ओके। सो इट विल राइज टू समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज जो है इसमें एट लास्ट जो मैं बता सकता हूं, दिस वाज करंट, और फ्लक्स क्या होगा, ये तो हम सिर्फ कितनी साइकिल्स बहुत ही कम दिखा रहे हैं, रियलिटी में तो बहुत ही कम होगा, बिकॉज 20 किलो हर्ट्ज क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज होगा। इट मींस टाइम पीरियड कितना होगा, 1/20 किलो हर्ट्ज। हाउ मच इज दिस वन, कितने सेकंड से ये 20 किलो हर्ट्ज,
So this is nearly 5 microsecond, I think. ठीक है ना? तो 5 माइक्रोसेकंड का एक टाइम पीरियड होगा. तो ये क्या करेगा, इस फ्लक्स को ये ना डिक्रीज होने ही नहीं देगा. जो इंक्रीज वो फिर डिक्रीज हो जाएगा, जो इंक्रीज वहां डिक्रीज हो जाएगा. तो ओवरऑल क्या हो गया, देखो अब ये कोर है, ये कोर है नॉर्मल लीनियर पावर सप्लाई वाली. एक जो है कोर वो छोटी वाली है, और इस पे वाइंडिंग की हमने, इस पे वाइंडिंग की, इसकी वाइंडिंग की, इस पर भी वाइंडिंग की. ठीक है ना? अब देखो जब फ्लक्स ही रिड्यूस हो, उसका पीक पहुंचा ही नहीं कभी फ्लक्स का. अब फ्लक्स का पीक ही कभी नहीं पहुंचा, इट मींस कोर की रिक्वायरमेंट हमें इतनी नहीं चाहिए, वी नीड लेस कोर. तो साइज इज रिड्यूस्ड, साइज इज रिड्यूस्ड एंड वेट टू, वेट भी रिड्यूस हो गया. सेकंड, अब देखो यहां पे कंडक्टर रिक्वायरमेंट, जब साइज ज्यादा था कंडक्टर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी. अब साइज रिड्यूस हुआ, कंडक्टर का साइज भी रिड्यूस हो गया, कंडक्टर लेंथ विल रिड्यूस, मींस कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो गई. लेस कॉपर, लेस लॉस. कॉपर जितना आई स्क्वायर आर जो लॉस है कॉपर लॉस की वजह से, इट विल आल्सो रिड्यूस, हीटिंग रिड्यूस, और वेट अगेन रिड्यूस. बिकॉज जब ये कंडक्टर रिड्यूस हो गया तो ये सारी चीजें ओवरऑल इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस. स्विच जो मोड पावर सप्लाईज हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. So that's why their efficiency can go 70 to 90%, whereas the linear power supply the efficiency was 30 to 60%. Just इतना ही होता था. So this is how the high frequency transformer work. कुछ बच्चे ऐसे भी अभी भी हैं कि अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ में. अरे ऑनलाइन क्लास में तो ऑनलाइन हो जाओ जल्दी इस वक्त पे. Can't understand. So now we'll go for overview of SMPS supplies. और हमने देखी थी दो मेन चीजें हैं जो लीनियर पावर सप्लाई में शॉर्टकमिंग्स है, लिमिटेशंस है. वन इज एफिशिएंसी, फर्स्ट वाज एफिशिएंसी, सेकंड वाज वेट एंड साइज. स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट. कंप्यूटर कितना छोटा होता है, उसमें बड़ा पावर सप्लाई तो फिर क्या वेट ही बढ़ जाएगा. आपको याद है कि जब आईबीएम का बड़ा जो पहली जो कंप्यूटर्स जो बड़े बड़े मेमोरीज उनमें क्यों इतना साइज ज्यादा होता था, इस वजूहत से भी ज्यादा होता था. देयर पावर सप्लाई वाज वेरी हाई, मतलब हाई वोल्टेज, साइज ज्यादा था उनका, वेट ज्यादा था, तो ओवरऑल देयर एफिशिएंसी वाज वेरी लो. टेक्नोलॉजी जितनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में हुई उतना ही एडवांसमेंट वहां पर भी हुआ, क्योंकि जितना स्विचेस जो स्विच हमारा है उनकी हैंडलिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जब वो स्विच हैंडल कर पाए हाई फ्रीक्वेंसी को, दैट्स व्हाई वी हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, वी हैव अ लो वेट एवरीथिंग. तो इनकी टेक्नोलॉजी जो स्विचिंग जो मैंने पहले स्टार्टिंग में क्लास में बताया कि एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. अब कोई मुझे बता सकता कि स्विचेस की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर? सर स्विचिंग लॉसेस जो होंगे उसी पर डिपेंड करेगी. कंडक्शन लॉसेस कैसे, स्विच ऑन ऑफ लॉस कैसे. आपको पता है, आपको याद नहीं होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम आपने पढ़ा हो, रिवर्स रिकवरी टाइम. यस सर. जितना डिवाइस जल्दी जिसका रिकवरी टाइम कम होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम जिसका कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी. समझे मेरी बात? तो
इट इज ऑल डिपेंड अपॉन रिवर्स जो आप पढ़ते थे ना, जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज दोबारा पढ़ लेना, इट डिपेंड अपॉन दैट वन, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और जितना ये जिनका रिवर्स रिकवरी टाइम तेज होता है वो फास्टेस्ट होते हैं, दे ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। और जिनका कम होता है, जिनको टाइम लगता है वापस आने में, मींस लॉसेस ज्यादा उनको है, हीटिंग ज्यादा हो गई उनकी, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके, so these are the things. So here we are now started the SMPS overview. So in our view of this SMPS, switch mode power supplies or switched power supplies, we use DC-DC converters. ठीक है, हम यूज ये करते हैं। सेकंड, we use solid state switch not in active region, जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट जो भी है, मॉसफेट हैज वेरी हाई स्विचिंग स्पीड अमंग ऑल द स्विचेस। आप देख लेना व्हाई मॉसफेट हैज हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपको पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। सब कुछ अवेलेबल, जस्ट आपको स्टडी करनी, क्यों, व्हाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IIT एंड अदर स्टूडेंट्स, द वर्ड दे हैव व्हाई इन देयर लाइफ। So they operate in 1 and 0. Why? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये you have to study. जितना स्टडी करोगे उतना फायदा आपके लिए। They have low power dissipation. Because this does not work in active region. Active region में they doesn't work in active region. एक वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं बनता है, ये ड्रॉप करने के लिए नहीं करता है, ये 1 and 0 या ऑन रहेगा या ऑफ करेगा। ठीक है, सेकंड है इंक्रीज्ड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग स्पीड। हायर वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, and finally the low cost. Okay, these are the things जो overview हमने SMPS का लिया। अब मैं छोटा सा बेसिक डायग्राम बनाऊंगा SMPS का। ठीक है, हम बेसिक डायग्राम, इसमें क्या होगा, पहले एक AC आएगा, then we have a EMI filter, electromagnetic interference filter, AC को। Then we have a rectifier plus filter. So we have DC unregulated. Then we have main box जो हमारा है DC-DC conversion with isolation. Or finally we have DC regulated output, Vout. ठीक है, दिस आउट। और इसके बीच में क्या होता है हमारा है, जब ये आएगा हमारा, एक तो इसमें क्या होगा, एक तो इसमें हमारा पर रेक्टिफायर होगा, रेक्टिफायर नहीं, DC-DC कन्वर्जन, बिकॉज हमें इसको एक पल्सेटिंग क्या बनानी है, हमने वी हैव डिफरेंट डिवाइस इन दिट, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी बक चेप, बूस्ट चेप, जो भी टोपोलॉजी होगी हमारी बेस्ड अपॉन दैट वन, ये हमारे डिवाइस से इनसाइड होंगे उसी DC कन्वर्टर के। आपको याद है बक बूस्ट में क्या होता था, बक में क्या होता था, डायोड होता था, इंडक्टर होता था, स्विच होता था, दीज थिंग वाज इनसाइड दैट, और यही थिंग्स ये इसमें भी होगा। आफ्टर दैट बाय स्विचिंग द, ये हमारा होगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ठीक है सर, इसमें हमारे लिए नहीं होंगे बक बूस्ट कन्वर्टर्स, क्योंकि वो आइसोलेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते। मैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बट यहाँ पे ना आइसोलेशन हम लगाते हैं इसमें, हम बोलेंगे इसमें एक स्विचिंग सर्किट्स में वही होता था,
So based upon that you can use that also. ओके सर, हाँ, मगर यहाँ पे वो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि डीसी से कन्वर्जन होगी यहाँ पर भी. ठीक है सर. Here we have this one. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्विचिंग करने से क्या हुआ, हमने we have pulsating here. हमने क्या किया, सॉरी ये नहीं, we have pulsating voltage. अब यहां पे भी क्या होगी, pulsating voltage. Okay, so we need again rectifier plus filter, so we get the output. ये हमें है. तो इसमें क्या है, जो ये पल्सेस किसको चाहिए, यहां पे जो स्विच है इसके लिए पल्स चाहिए. ठीक है, तो वी नीड पल्सिंग सर्किट. ठीक है, यहां पे पल्स जनरेशन सर्किट, पल्स जनरेशन सर्किट. ठीक है, तो व्हाट इज इनपुट ऑफ पल्स जनरेशन सर्किट, दैट विल बी वी आउट, जो हमारा वी आउट आया, वी आउट रेफरेंस. ओके, तो इसके जो है इनपुट आएगा बेस्ड अपॉन इंटरनली सर्किट बहुत होगा इसमें. इवन जो ये पल्स जनरेशन सर्किट है इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है फॉर आइसोलेशन, टू आइसोलेट द सिग्नल ऑफ द आउटपुट. चूंकि आउटपुट आ रहा है डीसी, वो भी एक एसी सिग्नल है, उसको आइसोलेट करते हैं पल्स के साथ. तो इसमें भी एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर हो सकता है, बट दैट इज वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. बट यहां पे मेन चीज जो है हमारा, कि हमारा ये सर्किट ये है. व्हाट वाज इन, जो हमारा जो लीनियर पावर सप्लाई थी, वहां पे हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती थी. वो भी कौन सा ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर. तो वो यहां पे रिक्वायरमेंट खत्म होगी. ठीक है, सेकंड चीज, उस ट्रांसफार्मर को हमने क्या यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लाया, रिप्लेस किया. ठीक है, उसका फायदा क्या आया, हमें साइज रिड्यूस हो गया और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि लॉसेस कम हो गए, बहुत सारी चीजें इससे फायदा हुई. तो ओवरऑल सर्किट जो हमारा है, दिस इज द बेसिक सर्किट, दिस इज स्कीमेटिक ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाईज. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको रखी, यहाँ पर जो ये इस बुक पे देख लेना आप, नेटबोर्न पे डायग्राम दी है. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे हमने मैंने दिखाया सिंगल आउटपुट, जो वीडीसी आउट है दिस इज सिंगल, बट जो ये एक्चुअल में क्या होता है, एसएमपीएस में बहुत सारी सप्लाईज होती हैं, तो मल्टीपल आउटपुट होता है. सो जो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास व्हाट इज दैट, दिस वाइंडिंग, कोर वाइंडिंग की जो स्कीमेटिक है, इसको क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, वी हैव मल्टीपल सेकेंडरीज, जैसे 3 है हमारे पास है, तो देन वी हैव ए रेक्टिफायर एंड फिल्टर. और फाइनली वी हैव आउटपुट 1, Vout 2, Vout 3. They are electrically isolated from each other. ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया. और we take the feedback, again take the feedback लेते हैं हम इससे, and we control this switch. Okay, तो this is multiple output circuit जो नीचे इसके मैंने बताया. और एडवांटेज मैंने अभी बताई आपको, क्या क्या एडवांटेज है. फर्स्ट, एफिशिएंसी हाई है, 70-90%. लार्ज, सेकंड क्या है, लार्ज पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी. तो वो भी कर सकती थी, मगर उसमें क्या साइज और वेट बढ़ जाता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी. मैंने क्या बोला, इफ पावर रेटिंग इज ग्रेटर देन 25 वाट, कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाती थी लीनियर पावर सप्लाई की, एज पर टू दिस स्विच मोड पावर सप्लाई. और थर्ड, साइज एंड वेट इज लेस, ये हमने अभी डिस्कस किया. डिसएडवांटेज क्या है, मोर कंप्लेक्स. सेकंड, EMI,
problem due to high switching frequency. तो ये चीजें जो कुछ हैं जो हमने अभी अंडरस्टैंड की, ठीक है। तो जो ये स्विच बोर्ड पावर सप्लाईज हैं, यहां मैं बोल सकता हूं वी आर स्टडिंग हियर आइसोलेटेड डीसी डीसी कन्वर्टर्स। देखो यहां पे हमने की ट्रांसफार्मर की बात, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात। अगर हम याद करें, हम जो हमारी कोर होती थी ट्रांसफार्मर की, जो ही हम स्टार्टिंग में करंट होती थी, दिस वाज करंट एंड दिस वाज द फ्लक्स। ये हमारी होती थी हमारी कर्व, जो ही करंट इंक्रीज होती, फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाता था। एक टाइम पे क्या फ्लक्स सैचुरेट हो जाता था, कोर सैचुरेट हो जाती थी। उसके बाद कोई भी कोर सैचुरेट मींस ऑल डोमेन्स वर इन अलाइन इन वन डायरेक्शन। ऑल डोमेन्स जो हमारे जो कोर में होती थी डोमेन्स, वो सारी एक ही, जो जैसे एफई आयरन है, पहले तो ये रैंडम होते थे। जो ही हमने इसमें क्या दिया, करंट फ्लो हुई। ये सबको पता है कि मैं समझाऊं थोड़ा इसके बारे में? मैं थोड़ा ब्रश अप करूं इसको। सो वी हैव दिस आयरन कोर, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि विदाउट दिस इज द आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये एनालाइज नहीं किए, इसमें बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। एक एटम के आउटर जो मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम पे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, जो Fe का है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में है और दे स्पिन इन वन डायरेक्शन। वो जो एक डोमेन से वो एक ही डायरेक्शन में वो स्पिन करेंगे, बट दे आर रैंडम है। कोई इधर है, कोई इधर है। पूरी जो हमारा जो आयरन कोर है, इसके डोमेन्स जितने भी हैं, दे आर रैंडम। ये ओवरऑल न्यूट्रली देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। ड्यू टू रैंडम ऑफ नेचर ऑफ दिस डोमेन्स, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। इनमें कोई भी मैग्नेटिज्म की बात नहीं, मतलब कोई भी क्वालिटी नहीं होती, करेक्शन नहीं होती। अभी दे हैव द डोमेन हैव ए ऑन मैग्नेटिक, इसका एक डोमेन जो होता है, जो छोटे छोटे डोमेन से जो है, इनमें they are as a magnet, but due to overall structure of this iron material, they are magnetically, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उनका? 0 होता है। जो ही हमने इसके ऊपर क्या लगाया, एक वाइंडिंग की हमने इसके ऊपर ऐसे किया, और यहां से करंट फ्लो होगी। हमें पता है जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो होती है, इसके अराउंड क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो ही करंट फ्लो हो गया, आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ले लो, तो एक फ्लक्स लाइंस विल जनरेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन, ठीक है। ये फ्लो, तो ये क्या किया हमने? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हमने इसमें ड्यू टू करंट। अब क्या होते हैं, अब ये छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जो आउटर रीजन पे होते हैं। पहले ये के ये अलाइन हो जाते, जो ये वाले हैं, कौन से वाले जो आउटर पे हैं, ये अलाइन हो गए पहले स्टार्टिंग में। तो पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी लाइंस थी, उनकी स्ट्रेंथ थी 10, लेट्स सपोज H था 10 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ ड्यू टू आउटर वाले भी बन गए लाइन, और ये ऐड हो गए, तो नाउ H विल बी 12, लेट्स सपोज। अब स्ट्रेंथ क्या है? और इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और क्या हो गया? यहां पे क्या फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया, लेट्स सपोज यहां पहुंचा। फिर क्या होगा? स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, फिर इनर भी स्टार्ट हो गया। ऐसे ऐसे करके सारे ये क्या हो गए? एक साइड में डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, दे आर अलाइन इन वन डायरेक्शन।
तो यहां पे क्या, जब सारे अलाइन हो गए, नाउ द कोर इज सैचुरेटेड। अब करंट जितना भी इंक्रीज करो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी नो फ्लक्चुएशन। एट दैट पॉइंट द कोर इज सैचुरेटेड। सो अप टू दिस पॉइंट दिस इज अनसैचुरेटेड रीजन एंड दिस इज सैचुरेटेड रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये नहीं बोलते इसको। अब क्या है, अगर हम इस करंट को रिमूव करेंगे, मेक इट जीरो, और ये क्या करेगा, दोबारा ये वापस आएगा, बट इट विल नॉट कम टू दिस पोजीशन अगेन जीरो, बिकॉज जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स थे ये सब रीअलाइन अलाइन नहीं होते हैं, डीअलाइन नहीं होते हैं, वापस नहीं आते अपने पोजीशन में। कुछ आते हैं, उसकी वजह से क्या है, रेजिडुअल फ्लक्स रह जाता है इस पे कोर में, और ये मैग्नेट रहता है। फिर अगर इसको रिड्यूस करना है, सो व्हाट वी डू, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां करंट जीरो है तो करंट, नेगेटिव करंट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से एक पॉइंट पे क्या होगा, इट विल बी जीरो हियर। सो दिस इज आवर, जो हमारी कोर है जो है उसका ये है, क्या है, दिस इज हिस्टेरिसिस लूप। तो जो हमारा आइसोलेटेड, जो डीसी कन्वर्टर में जो हमारा जो इसमें आइसोलेशन होगी, सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, बेस्ड अपॉन हिस्टेरिसिस लूप। ओके, तो बेस्ड अपॉन दैट वन वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ कोर, ट्रांसफर कोर यूटिलाइज होती है इसमें, ठीक है। एक तो यूनिडायरेक्शनल, कोर एक्साइटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल कन्वर्टर होता है उसमें हम सिर्फ ये जो क्वाड्रेंट 1 है उसको यूटिलाइज करते हैं, उस ट्रांसफार्मर, उस कन्वर्टर में सिर्फ क्वाड्रेंट 1 ऑफ BH लूप और कर्व आर यूज्ड, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल कोर एक्साइटेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें जो कन्वर्टर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, फ्लाई बैक और फॉरवर्ड कन्वर्टर। तो ये दो कन्वर्टर हम, जिसमें कोर सिर्फ इसमें यूज होता है, कौन सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोर जो होगा, जहां पे इसमें ही मूव होगा वो, मींस उसमें करंट भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो करंट जब नेगेटिव हो तभी फ्लक्स इस साइड होगा, ठीक है। सो दिस इज सेकंड विल बी बाइडायरेक्शनल कोर एक्साइटेशन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होंगे, पुश पुल और हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज, ये कन्वर्टर्स को यूज किया जाएगा, तो बेस्ड अपॉन देयर वर्किंग, ठीक है। तो ये मैं कुछ इंट्रोडक्शन इसकी आपको मैंने दी इसको। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो कन्वर्टर हम पढ़ेंगे इसमें, जो हमें पढ़ना है इसमें, दैट विल बी फ्लाई बैक कन्वर्टर। It is derived from, this converter is derived from buck boost converter। जो buck boost होता है उससे ही ड्राइव किया गया है, buck boost converter। तो buck boost का आउटपुट क्या था, V वोट was D/1 - dVn, ये था हमारा आउटपुट उसका, ये फ्लाई बैक का। अब इसमें जो स्ट्रक्चर इसमें है, अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि फ्लाई बैक जो है ये मोस्टली 150 वाट टू 200 वाट के लिए डिजाइन किया जाता है, जो हमारा जो ये फ्लाई बैक कन्वर्टर है। इसके ऊपर इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव बेटर नहीं रहती है, दे आर मोस्टली डिजाइन फॉर दिस wattage level, ठीक है। सो हियर द मेन सर्किट डायग्राम इज, वी हैव
इनपुट एंड वी हैव स्विच हियर, ये हमारा स्विच है, और यहाँ पे इसकी एक कोर है जो कनेक्टेड है यहाँ पे लोड के साथ. दिस इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड दिस इज आवर डायोड एंड वन वी हैव कैपेसिटर हियर एंड वी हैव रेजिस्टर. ये हमें सिंपल डायग्राम इसकी है. सो दिस इज इनपुट सप्लाई वी इन प्लस माइनस. तो यहां पे डॉट कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, इसकी डॉट कन्वेंशन ये है, और ये प्लस यहां पे है, इसका प्लस यहां पे होगा, ऐसे इसको डिजाइन किया गया है. हियर इट मींस प्लस यहां का होगा, माइनस यहां पे होगा माइनस. ये ऐसे डिजाइन किया गया है. दिस इज डी कैपेसिटर एंड दिस इज रेजिस्टर. तो हियर अब देखो जितने भी आपके बक बूस्ट कन्वर्टर थे उसमें कौन सा डिवाइस यूज करते थे आप पावर ट्रांसफर करने के लिए? मोस्टली इंडक्टर यूज करते थे. यहां पे क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है, हियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is done by virtue of magnetizing inductance, ठीक है, ऑफ द ट्रांसफार्मर. जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस में जो स्टोर एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करेंगे टू ट्रांसफर इन द नेक्स्ट साइकिल. ठीक है, इसमें ये यूज किया जाता है. तो फर्स्ट क्या हो सकता है, जब स्विच ऑन होगा, दिस स्विच ओवर, जब स्विच ऑन होगा, टर्न ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, जब स्विच ऑन होगा, अब देखो ये जब स्विच होगा ये शॉर्ट हो गया. अब जब शॉर्ट हो गया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मींस डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड. जब डायोड रिवर्स बायस्ड है मीन इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. दिस सर्किट और इस सर्किट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है. क्लियरली the capacitor will discharge in this time. During on flyback में क्या होगा, this capacitor will discharge to this load, whereas the magnetizing inductance will be charged of a transformer. So in this जब switch on होगा, this LM will be the magnetizing inductance of the core into delta IM will be equal to V in dt. तो पहले इससे करने से पहले वी हैव टू मेक वेव फॉर्म्स, सॉरी, सो अब क्या होगा, हमने क्या दिया, ऑन एंड फिर तो ऑफ होगा, ऑन एंड ऑफ. So this is our time period t. This is dt. This is 1 minus d into t. ठीक है, so ये हमारा टाइम पीरियड है, t ऑन एंड t ऑफ. अब क्या होगा, जब स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा, जब ये स्विच ऑन होगा, दिस सर्किट विल बी लाइक दिस वन, this will be eliminated, this will be no connection between this and this, so the magnetizing current will increase. This is ILM, this is ILM, okay, magnetizing current will increase. After that जब magnetizing increase हो गया तो तब वोल्टेज कितनी होगी इसके क्रॉस, magnetizing इसके क्रॉस, that will be V in this voltage on primary this side, this E1 will be equal to V in. एक ये भी है. Moreover, जब ये ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा मींस there is no connection between input and output, but here now अब इसमें स्टोर एनर्जी होगी. अब इसमें क्या होगा,
पोलैरिटी विल चेंज। ठीक है, जब पोलैरिटी चेंज होगी, जो स्टोर एनर्जी थी, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। जो स्टोर एनर्जी इस कोर में थी, इस मैग्नेटाइजिंग कोर जो हमारी थी, दिस विल बी ट्रांसफर टू दिस कैपेसिटर एंड लोड। ठीक है, ये लोड को पावर देगा। सो एट दैट टाइम दिस मैग्नेटाइजिंग करंट विल रिड्यूस, नेक्स्ट साइकिल में और इंक्रीज होगा और ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो क्लियरली यू कैन सी हियर कि द ड्यूरिंग ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ऑन टाइम, ऑन टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग ऑन टाइम ऑन इंडक्टर, दिस मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, the current will increase, it will be charged. So that time this Vn, जो voltage across this inductor, that is VL जो होगा, VLM होगा, that will be equal to Lm delta Im divide by कितना होगा, dt होगा। ठीक है, di by dl हम याद आपको करते हैं, हम क्या करते हैं, L di by dt। तो di is change in this मैग्नेटाइजिंग करंट, ये वाला यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी डेल्टा Im एंड dt विल बी टाइम पीरियड। हमने ये वाला टाइम पीरियड लिया, तो ड्यूरिंग ऑन पीरियड में ये होगा। तो विच मींस हियर Lm delta Im will be equal to V in, because this is V in into dt। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली टर्न ऑफ, जब ऑफ होगा, ऑफ के टाइम क्या होगा, इट विल डिस्चार्ज, सो डायोड विल कंडक्ट, डायोड कंडक्ट्स, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो V नॉट विल बी इक्वल टू V सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, जो V सेकेंडरी यहां ट्रांसफार्मर की, विच विल बी इक्वल टू V नॉट। सो जब V नॉट के बराबर है, सो Lm delta Im will be equal to 1 minus d into t V naught N1 by N2। तो V naught क्या है, अभी वो यहां पे सेकेंडरी वोल्टेज अगर देखेंगे यहां पर, ठीक है ना, दिस विल बी, अगर इस साइड हम देखेंगे, इस पे अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, इसके अक्रॉस, अक्रॉस दिस वन, दिस मैग्नेटाइजिंग कर्व के अक्रॉस जो V सेकेंडरी जो वोल्टेज आएगी, जब हम इस साइड देखेंगे प्राइमरी साइड, E1 क्या वोल्टेज आएगी, दिस वोल्टेज विल बी दिस सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, V नॉट इनटू टर्न्स रेशियो N1 by N2। सो दिस विल बी द वोल्टेज। जब हम देखेंगे, अगर हमने सेकेंडरी को रेफर करना है प्राइमरी साइड, सो दिस विल बी ऑलवेज A इंटू V सेकेंडरी। हम कर, याद आपको होगा ट्रांसफार्मर में हम क्या करते थे, A इंटू, तो इसी इंडक्टर पे जब वोल्टेज हमें दिख रही जो प्राइमरी साइड है, सो V नॉट इज इक्वल टू V सेकेंडरी। सो V सेकेंडरी जब हम प्राइमरी में रेफर करेंगे, सो प्राइमरी साइड जब रेफर करेंगे, V सेकेंडरी डैश होगा, दैट विल बी इक्वल टू V नॉट N1 by N2। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट हियर दिस वन। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी V नॉट। ठीक है, सो हियर इसमें क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वन विल बी सेम। तो यहां पे मैंने इक्वेशन जो बनाई है, Lm डेल्टा Im 1 माइनस d इंटू टी, टाइम पीरियड हमारा ये था, इंटू दिस वोल्टेज जो हमने रेफर की प्राइमरी साइड, सेकंड इक्वेशन। किसी को समझ नहीं आई, पूछ दो सर। यहाँ पर जो करंट की बात करें ना, हाँ सर वो प्राइमरी इंडक्टर करंट की बात हो रही है, सेकेंडरी इंडक्टर करंट की बात हो रही है? ये हम प्राइमरी साइड ही हम सारा देख रहे हैं, प्राइमरी साइड। ठीक है सर, अगर हम प्राइमरी साइड देख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हमने स्विच ऑन किया, इंडक्टर चार्ज हो गया, तो इट ट्रांसफर्ड एनर्जी टू द सेकेंडरी साइड। लेकिन जब एक चीज मुझे बताओ ना, प्राइमरी और सेकेंडरी में वो तो चार्ज सेम रहेगा ना, क्योंकि ये म्यूचुअल फ्लक्स फ्लो होता है। बट हम एनालिसिस किस पे कर रहे हैं, प्राइमरी साइड। सर वो तो मुझे आया समझ, लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये है कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं, हाँ, तो जो प्राइमरी आपने दिखाया कि जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है प्राइमरी करंट, उसी हिसाब से डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब स्विच हमारा ऑफ होगा, तो करंट के पास पाथ ही नहीं होगा।
डिस्चार्ज बट होने के लिए। पास नहीं होगा, बट स्टोरेज एनर्जी जो है ना, इसका फ्लक्स जो इसमें होगा, जो इनसाइड से फ्लक्स फ्लो हो रहा है, जी सर। तो वो क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज। ठीक है ना, जो जी स्टोर जी। एनर्जी है, क्योंकि जो ही हमने इसमें स्विच ऑफ कर लिया, तो इंडक्टर क्या करो, क्या पोलैरिटी चेंज होगी इसको, तो ड्यू टू जी दिस पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज होगी। इसमें क्या, ये फॉरवर्ड बेस, इसका सर्किट कंप्लीट हो गया सेकेंडरी साइड, तो फ्लक्स जो इस कोर में चल रहा है, उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज वोल्टेज ये वोल्टेज। तो वोल्टेज जो ही इंड्यूस हो गया, इसकी वजह से क्या फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया इसमें, इट विल डिक्रीज जी हियर। तो जी सेकेंडरी जी। साइड वैसे होता है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो ठीक है। इसको पास मिल जाती है सेकेंडरी साइड, ओके। ओके सर। तो फ्रॉम दिस सेकेंड इक्वेशन, इसका दोनों का वन साइड इज इक्वल, इट मींस दैट V in dt will be equal to 1 minus d into V naught N1 by N2. Solve this equation. After solving it, you will find this V naught will be equal to V in d by 1 minus d is divided by A. A क्या है? A is turns ratio. Okay. So this is how you can see that it is still buck boost converter. Equation क्या डिफरेंस क्या है? सिर्फ हमें डिवाइड बाय ए आया, जो टर्न्स रेशियो आया आउटपुट पे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि फ्लाई बैक में क्या होता है कि इनपुट करंट, जो सोर्स करंट एंड डायोड करंट, दे आर हाईली डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स चल रही जो ऑन होगा, फिर ऑफ टाइम पे क्या होगा, सीधे जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखेंगे डायोड में, ऑफ टाइम पे क्या करंट होगी, देन इट विल बी अगेन जीरो। ऑफ टाइम पे करंट होगी, अगेन जीरो हो जाएगी। तो फ्लाई बैक जो मोस्टली जो है 150 या सम तक, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लाई बैक कैन बी 100 वाट तक जा सकते हैं। मैंने तो 150 बाई 200 वाट है, तो कुछ लोग बोलते हैं 100 से ही कम लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज है। और एक चीज जो हमने इसमें जो एक चीज है कि आउटपुट हम कैन बी रेगुलेटेड बाय टू वेज। कैसे कर सकते हैं? एक डी से भी कर सकते हैं रिड्यूस, एक किससे रिड्यूस कर सकते हैं, टर्न्स रेशियो से। ठीक है, बट हियर द करंट्स आर हाईली डिसकंटिन्यूअस। जो इनपुट और आउटपुट जो डायोड करंट आर डिसकंटिन्यूअस, ओके, एंड देयर रेटिंग इज लिमिटेड टू 100 और 150 वाट, जो फ्लाईबैक कन्वर्टर जितने भी हैं। But they are electrically isolated and their size is less because due to this high frequency transformer. इसका ऑन ऑफ करने की वजह से we change the voltage between this voltage and this voltage. ठीक है, समझे मेरी बात? तो this how this flyback converter is. किसी को कुछ पूछना है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके? सर जो आप सर जो आपने सर जो आपने नीचे वाली जो ग्राफ कौन सी, ये वाली? लास्ट की दो मिस हो देखो, गई। ये एक्चुअली ये क्या है, दिस इज स्विच करंट, दिस इज डायोड करंट। जब स्विच ऑन होगा तभी तो मैग्नेटिक करंट चलेगी, तो तभी स्विच करंट भी चलेगी। सोर्स करंट में बोलो, सोर्स करंट, दिस सोर्स करंट। जी सर आगे चलते हाँ, सोर्स करंट इज हाईली डिस्कंटिन्यूअस। सिमिलरली लोड करंट, ये डायोड करंट इज, इट इज डिक्रीजिंग, बट लोड करंट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। जो हम क्यों चाहिए, इनका एवरेज क्या होना चाहिए, एवरेज ऑफ शुड बी कांस्टेंट, तो होना चाहिए, हम चाहते हैं। So this is how flywheel converter works. Lateef Dar, Suhail, Lateef, सुहेल, आपको समझ आई बेटा? समझ नहीं आई, समझने की कोशिश करो सभी, ठीक है? और मैं अटेंडेंस ले ली है 20 स्टूडेंट से, ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस इसमें होती है, तो एक मिनट जरा वेट करो।
आप सभी लीव कर सकते हैं, मैं अटेंडेंस ले ली है, ठीक है।